हेलो, नमस्ते। मेरा नाम पवन है और मैं अभी ये जो मधेश का जो अधिकार के विरुद्ध और ये जो नागरिकता मधेश का जो नागरिकता की सवाल के ऊपर जो अभी अब प्रहार हो रही है, इसके ऊपर मैं आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे। मैं उस तमाम मधेश में रहने वाले बुद्धिजीवी, नौजवान, वो कृषक, वो शिक्षक, तमाम सुपुत्र जो उस धरती से बिलोंग होते हैं, मधेश से, मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूँ कि इस नाजुक परिस्थिति में आपके विरुद्ध जो गवर्नमेंट लगी हुई है, आपके धर्म, आपके अधिकार, आपके संस्कृति, आपके भाषा को जो खत्म करने में लगी हुई है, इसके विरुद्ध आपको आवाज उठाना पड़ेगा। अगर अभी भी चुप रहे आप किसी न किसी तरह से आप स्वार्थ में घेरे रहें और आप सोचते होंगे कि इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, मेरा तो पेट अच्छा खासा चलता है, अपना दिनचर्या तो मेरा अच्छा से निकल रहा है। तो ये समझ जाइए कि अगर आपका पहचान, आपका भाषा, आपका संस्कृति, आपके अधिकार अगर सुनिश्चित नहीं हुआ, तो संसार के किसी भी कोने में जाएंगे आप तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। और इसी तरह से सर झुकाते रहे आप, तो एक दिन आपका सर कट जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप सोचते होंगे कि मैं इंटेलेक्चुअल हूं, मैं तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हूं, मेरे को तो गवर्नमेंट जागीर है, मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरा किसी गवर्नमेंट से, किसी पार्टी से आपको बहुत ही ज्यादा लगाव है, उससे बड़े उच्च कोटि के जो लोग हैं उस पार्टी में, उससे आपका बहुत अच्छे संबंध है। तो ये समझ जाइए कि ये चीज ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप जो सोचते होंगे कि मैं इस पार्टी में बड़े लोग से बहुत अच्छी पहचान है, खासतौर से स्पष्ट आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और एमआलए की बात आप कर रहे हैं, तो आपका उसमें कुछ ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है। और देख सकते हैं, आप इसका प्रैक्टिकल देख सकते हैं, रामवरण यादव और आप कुछ दिन के बाद विमला निधि को भी आप देखिए लेंगे, रामचंद्र झा को आप देख सकते हैं, या मातृका यादव को भी आप देख सकते हैं। ये समग्र ये उसमें गलती नहीं है, उन्होंने तो चाहा होगा कि मैं अच्छा से अपना बात रखेंगे, लेकिन भाई वो जगह ऐसा है जो आपको कुछ करने नहीं देगा। आपको उस जगह पे उस वॉइस को आपको कदर नहीं होगा, क्योंकि भाई डिसीजन मेकिंग के जगह पे आप नहीं है, आपका आदमी नहीं है, वो वही बाहुन लोग है, वही शासक लोग है जो आ, शासन करता है मधेशियों के ऊपर और नेपाल के हर एक पिछड़े हुए वर्ग के ऊपर। तो फिर अभी जो इस अवस्था को जो जहां से है, जहां पे है, उसको एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना होगा इस शासक के विरुद्ध, इस शासन के विरुद्ध। आप बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि भाई हमें तो पॉलिटिक्स से मतलब ही क्या है। ये बात आप जहन में डाल लीजिए कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज होती है जो मनुष्यों का फंडामेंटल नीड, जितने भी चीज होती है वो डिसाइड पॉलिटिक्स से होता है। चाहे वो आपका जीवन से जुड़ी हुई सारे वस्तु का जुड़ाव पॉलिटिक्स से होती है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जो मानव का फंडामेंटल नीड की जितनी भी व्यवस्था है वो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है, ऑथराइज्ड द्वारा एक दिशा निर्देशित किया जाता है वो, और उसके माध्यम से आपके ऊपर वो
लादा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो हर चीज, हर व्यवस्था, हर फंडामेंटल नीड, हर बेसिक नीड का जुड़ाव पॉलिटिक्स से होता है। आप बोलेंगे क्या? तो आप खाना खाते हैं, वो जितने भी डेली का नीडफुल है उसका प्राइस जो है सुनिश्चित पॉलिटिकल व्यवस्था द्वारा किया जाता है। आप बच्चे को जो पढ़ाते हैं, स्कूल का फी हो, चाहे कृषक का वो खेती करने का जो पानी हो, या उसका खाद व्यवस्था हो, या लेबर का कॉस्टिंग हो, या आपका जुड़े हुए फंडामेंटल नीड कपड़ा हो, पानी हो, घास बास कपास हो, ये सारे चीज पॉलिटिकल द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि पॉलिटिक्स का जीवन के ऊपर कितनी बड़ा स्थान रखता है। तो इसीलिए आप इससे अछूत नहीं रह सकते हैं। खास तौर पे जो मधेश में रहने वाले लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल और जो उस धरती से जुड़े हुए सपूत है, वे विभिन्न तरह से प्रभाव, वो जो शासक वर्ग का शासन झेलते आ रहे हैं। फंडामेंटल राइट की बात हो, जहां तक आपका घास बास कपास का बात हो, हर चीज में वो आप लाखों ऐसी चीज है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप हर जगह आपके ऊपर शासन किया जाता है। आप देश के किसी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पे आपका डिसीजन मेकिंग जगह पे आप रहता हो। और दुर्भाग्य की क्या बात है कि इस नेपाल का इकोनॉमिक 75% मधेश से बिलोंग करता है। चाहे वो कृषि से आता हो, चाहे टैक्स के माध्यम से आता हो, चाहे वो बॉर्डर से माध्यम से आता हो, ये सारे का सारे जो अर्थ है वो एक हर्ट की तरह नेपाल को ऑपरेट करता है। बट जहां तक बेनिफिट की बात है, जहां तक संसाधन का उपभोगिता का बात है, तो उसमें कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि शासन व्यवस्था और डिसीजन मेकिंग के एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे मधेसी डिसीजन मेकर होता हो। और दुर्भाग्य से कुछ मधेसी सेलेक्ट भी हो जाता है तो वो नाम के लिए तो मधेसी रहता है, लेकिन दिल में उसे जो अनुहार, जो फेस है उसका, वो मधेश का रहता है, लेकिन दिल उसका जो रहता है, दिमाग उसका रहता है, वही पहाड़ी वाले होते हैं। और ये ऐसे ही शासन हमारे ऊपर नहीं करता है। हमने विभिन्न भाषा, विभिन्न जात पात, विभिन्न पॉलिटिकल व्यवस्था के माध्यम से टुकड़े में डिवाइड किया हुआ है और अपना शासन व्यवस्था को सुचारू हमारे ऊपर लादता रहता है, चाहे वो भाषा के माध्यम से हो, चाहे वो शासन प्रशासन की व्यवस्था के माध्यम से हो। अभी मैं कल देख रहा था रिकॉर्ड, 75 डिस्ट्रिक्ट में सीडीओ है और उसमें 1 या 2 मधेसी है, और पिछड़े वर्ग गुरुंग शेरपा कुछ है, वो सब मिला करके समझिए कि 75 जो सीडीओ है वो बाहुन वर्ग से। और ऐसे ही हर व्यवस्था में है। आप प्रशासन शासन, आप न्यायालय के व्यवस्था में आप देखिए, या सैनिक कमांडर के लेवल पे आप देखिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन में देखिए। तो जब भाई आप मधेश को आप एक पोजीशन पे नहीं रहने देते हैं, हर पहाड़ी को आप जहन में घुसा के रखे हुए हैं, हर बाहुन वर्ग, वो शासन वर्ग को आप जहन में घुसा के रखे हुए हैं कि ये गोरा चमड़ी नहीं है, ये इंडियन जैसा इसका वेशभूषा है तो ये इंडियन है। अजीब सी सवाल है। देश का हर्ट मधेश हो, देश चलता हुआ मधेश से हो, और उस मधेश में रहने वाले आदमी, उस कर्मभूमि में रहने वाले आदमी वो नेपाली नहीं हो।
और उससे भी दुर्भाग्य की बात है, क्या हम लोग समग्र रूप में इसको स्वीकार भी लेते हैं? कुछ दलाल वर्ग है, कुछ पार्टी का, कुछ पहाड़ियों का, वाहनों का दलाल वर्ग है, जो हमारे ऊपर हमको ही उल्टे कन्विंस करके उल्टे हम ही को सिखाने आते हैं। अभी सवाल क्या है, ऐसे ही ये व्यवस्था हमारे ऊपर नहीं लादा गया। जिस देश में बुद्ध का जन्म हुआ हो, जिस देश में सीता हो, जिस देश में पशुपतिनाथ हो, और आज एक भी ऐसी नेता नहीं हुई, बहुत कहेंगे तो 2007 साल से आप राजनीति को देखिए, तो कोई ऐसी एक लीडर पैदा नहीं हुआ जो देश को यूनिफाई कर सके, पहाड़, मधेश और तराई को एक करके देश के प्रति जिसको विजन हो, जो देश के प्रति एक विजन रखने वाले इंसान हो, जो समग्र देश को एकजुटता में बांटता हो, जो डाइवर्सिफाई है नेपाल का, उस डाइवर्सिफाई का एक यूनिफाई करने वाले इंसान हो। आप चाइना का उदाहरण ले सकते हैं और इंडिया का भी ले सकते हैं, और सिंगापुर और मलेशिया और यूएई का। एक विजनरी लीडर होने से उस देश का काया ही पलट गया विदिन 30-40 ईयर्स। जिसको मैं बात कर रहा हूं, उस देश में रिसोर्स का बहुत ज्यादा भंडार नहीं था, लेकिन रिसोर्स उन्होंने बनाया। उसका जो लीडर थे, उन्हें एक विजन था जो क्रिएट किया। वहां का बेसिक चीज से ही वो अपने आप को स्टैंड किया, सारे देश में पहचान बनाया। और हमारे जो लीडर अब तक हुआ है, अब 7 साल से, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, और कई बार हम लोग बात भी करते हैं कि शायद हम लोगों को हमारे देश के ऊपर किसी ने शराब दिया हो। अब बीपी कोयला को बात करेंगे। बीपी कोयला ने डेमोक्रेसी चाहता तो था, बट उस डेमोक्रेसी में भी वो राजा को चाहते थे। परिणाम क्या हुआ? राजा रह गए। 46 साल का आंदोलन हुआ, उसमें वही एमाले, माओवादी और कांग्रेस का बड़े लीडर थे, चाहे कृष्ण प्रसाद भट्टराय हो, चाहे गिरिजा प्रसाद कोइराला हो, चाहे मनमोहन अधिकारी हो। ये सब ने रेफरेंस में राजा को रखना चाहा, परिणाम देख लिया। उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि 46 साल में डेमोक्रेसी आया तो, लेकिन उस डेमोक्रेसी में जो लीड करने वाले इंसान हुए, जो देश को चलाने वाले इंसान हुए, ये कौन हुआ? तो ऑलमोस्ट जो टाइम है उसमें कईयों बार ऐसे आदमी पीएम बने जो डेमोक्रेसी के हित में आवाज नहीं उठाने वाले आदमी, चाहे वो लकिन बाबू चंद हो या सूर्य बाबू थापा हो, चाहे कईयों ऐसे लीडर बने जो डेमोक्रेसी का सपोर्ट में नहीं होते हुए भी वो वहां उस जगह को पकड़ लिए जो देश को चलाने वाले। परिणाम क्या हुआ कि देश फिर से उसी अवस्था में चला गया। फिर उसके बाद में माओवादी आया। माओवादी ने देश को जागरूक बनाया, सारे देश का वासी है उनको साथ दिया। सब पिछले और निचले वर्ग के लोग को ऐसा लगा कि प्रचंड बाबूराम भट्टराय एक मसीहा मिल गया। मधेश में भी लगा कि मातृका यादव, उपेंद्र यादव एक मसीहा मिल गया। लग भी ऐसा रहा था कि देश का काया पलट हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात क्या है कि फिर से वही बात, गणतंत्र तो आया, लेकिन गणतंत्र का मुखिया कौन बना? उस गणतंत्र में जो एक विजन देखे हुए थे, जो नेपाल का जनता का एक सोच था, एक समझ था, जो एक सपने देखे हुए थे, और जो सपना माओवादी ने जो दिखाया था, वो खुद को लीडर ने सिलेंडर कर दिया। जिनको गणतंत्र और छोटे छोटे भाषा और भौगोलिक के बारे में जिस जनता को उन्होंने पहचान के लिए लड़ाया था, फिर उससे
पाले झाड़ लिए और खुद को जाके सिलेंडर कर दिए। किसको कर दिए? तो जो सबसे ज्यादा गाली देने वाला हो गणतंत्र को, कि केपी शर्मा ओली, जिन्होंने सबसे ज्यादा गाली दिया होगा शायद। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, हमारा इन फ्रंट की बात है। जहां तक 46 साल जब मैं 9 क्लास में था, तब से अब तक देखते आ रहा हूं कि हर बार व्यवस्था परिवर्तन का बात होता है। और दुर्भाग्य क्या है, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आदमी फिर वही रह जाता है। उससे भी दुर्भाग्य की बात है, गणतंत्र का बात हुआ, गणतंत्र के लिए राष्ट्रपति इलेक्शन हुआ, उसमें जो सबसे बड़ा नारा लेकर के जो गणतंत्र का नारा देने वाले इंसान रामराजा प्रसाद सिंह हो, उनको जो मधेश के धरती से एक लीडर जो पैदा हुआ था, सबका एक विश्वास था कि शायद ये एक ऐसा लीडर होंगे जो मधेश को काया पलट हो जाएगा, और उसका नाम था उपेंद्र यादव। दुर्भाग्य देखिए कि जो एक डेमोक्रेसी, एक स्वतंत्रता के लिए, एक मधेश के हक हित के लिए लड़ने वाले इंसान, कलेक्चुएशन देखिए कि वहां पे जाके अपने आप को सिलेंडर कर दिया। और वोट किसको दिया? तो जो गणतंत्र से विमुख लोगों को उन्होंने जितवा दिया। दुर्भाग्य वहीं से स्टार्ट हो गया, क्योंकि अच्छे लोग के आप सिलेक्शन नहीं किए, क्योंकि दिल में आपका वो नहीं था जो आप दिखाते थे। गलत आदमी को सिलेक्शन कर दिए। आप बोलेंगे गलत आदमी कैसा? रामवरण यादव